अब हम उसी क्लासिकल सिस्टम से शुरू करते हैं जिस पे हम पिछली भी कई वीडियोस में काम कर चुके हैं। और थर्मोडायनामिक्स में ये एक वही मेरा पिस्टन सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन है, गैस भरी हुई है, इसका टेम्परेचर T1 है और गैस पार्टिकल्स जो है वो हर तरफ प्रेशर डाल रहे हैं, सीलिंग पर या इस मूवेबल पिस्टन पर डाल रहे हैं दबाव। और यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, कुछ रॉक्स रखे हैं, पेबल्स रखे हुए हैं और फोर्स पर यूनिट एरिया वो यानी कि जो प्रेशर है वो अप्लाई कर रहे हैं। और ये इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये सब कुछ। और जो प्रेशर है जाहिर बात है कि जितना भी इस पे पत्थरों का वजन पड़ रहा है वो सबका सब इसके इंटरनल प्रेशर ने ऑफसेट कर दिया, बराबर कर दिया है। और ये दूसरी डायग्राम आप देखिए, इसमें मैं रिजर्वायर के बारे में पहले बात कर चुका हूं। तो ये एक रिजर्वायर के ऊपर रखा हुआ है और इस रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो T1 है और एक इन्फिनिटली लार्ज बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये रखा हुआ है यहाँ पर। और इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है और इसने इसके टेम्परेचर को तब्दील होने से देखा हुआ है, बढ़ने से या घटने से। तो यहाँ पर हमने आपको याद होगा एक सारा का सारा जो है इसमें से हमने एक पत्थर निकाला और मैंने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में भी बताया था कि जिसमें हमारे पास कोई रिजर्वायर नहीं होती। तो अगर मैं ये हटाऊंगा, पेबल्स हटाता जाऊंगा, तो फिर ये जो है इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर इस रिजर्वायर की मौजूदगी की वजह से ये प्रोसेस जो है एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि आइसोलेशन वाला प्रोसेस नहीं रहा, बल्कि ये रिजर्वायर जो है मुस्तकिल इसके टेम्परेचर को बरकरार रखे हुए है। ये बिल्कुल इसी तरह से है, रिजर्वायर के एक बहुत बड़े स्टेडियम में आपने एयर कंडीशन लगाया हुआ है जिसने कि इसका टेम्परेचर जो है 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रखा हुआ है। और या ये कि आपने माइक्रोवेव में गर्म करके किसी एक कॉफ़ी कप को आपने उसमें स्टेडियम में ला कर रख दिया, लेकिन उसकी हीट तो होगी लेकिन उसका असर इतना मामूली पड़ेगा उस इतने बड़े स्टेडियम पर, कोई नोटिसेबल नहीं रहेगा। और या फिर यूँ समझ लीजिए कि आपने एक उबलता हुआ कप जो है बहुत बड़े ढके हुए स्टेडियम में रख दिया जहाँ पर बहुत सर्दी की कैफियत है। तो जो भी टेम्परेचर स्टेडियम का होगा थोड़ी देर बाद उसका कप का या उस पानी का या कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है वो उसके बराबर है। तो ये रिजर्वायर जो है इन्फिनिटली लार्ज कोई भी रिजर्वायर होती है, कोई बड़ी चीज़ होती है। अब बहरहाल ये कि अब मैं यहाँ से पेबल्स को हटा रहा हूँ और ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ से मैंने टेम्परेचर T1 रखा हुआ है और ये मैं यहाँ से इसको काट के ले आया। ये देखिए, तो मेरा ये टेम्परेचर जैसा ये T1 था और मैं टेम्परेचर को T1 रखते हुए मैंने कुछ पेबल्स हटाए इस पर से। तो अब ये कुछ पेबल्स, कुछ पत्थर कंकर जो है ये मैंने इस पर हटा दिए। तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है इसका वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा पिस्टन जो है ऊपर की तरफ खिसक जाएगा क्योंकि पत्थरों का वजन कम हो गया है। ये मैं इसको भर देता हूं, ये ब्लैक। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाहिर बात नहीं बढ़े हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले में बढ़ गया है। ये मैं इसकी जरा दीवारें भी बंद कर दूं, ब्लू कलर से ये दीवारें आ गई। तो हमारे पास पार्टिकल्स की अमाउंट वही है जो कि अब इनकी दीवारों से कुछ कम टकरा रहे हैं। और लेकिन रिजर्वायर की वजह से हो क्या रहा है कि जो टेम्परेचर है वो T1 पर बरकरार है लेकिन इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है। और मैं आपको ये सारा का सारा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है, ये बात जहन में रखिए। यानी कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट के करीब करीब रहते हुए जो है हम चल रहे हैं। अब मैं उसी मशहूर ज़माना PV डायग्राम की तरफ आ रहा हूं इस सारे प्रोसेस को समझाने के लिए। ये मेरा P एक्सिस है, ये P एक्सिस है और ये V एक्सिस है। यहाँ पर ये मैं इसको लिख भी देता हूं, मैं इनको लेबल भी कर देता हूं। तो ये रहा मेरा P एक्सिस और ये रहा मेरा V एक्सिस। तो अब फर्ज कर लीजिए पहली स्टेट A थी और ये जो फाइनल स्टेट है इस वक्त मेरे पास वो B है। तो ये स्टेट A, ये P, ये यहां कहीं पर होगी, कुछ प्रेशर कुछ वॉल्यूम होगा। ये मेरे पास स्टेट A है और फिर मैं इस प्रोसेस को आइसोथर्मिक प्रोसेस रखते हुए यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए एक आइसोथर्म डिफाइन हुआ जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक कर्व बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शक्ल का और उसके नतीजे में क्या होगा, क्योंकि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है यानी कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को के करीब करीब रहते हुए चल रहे हैं, तो ये एक बी स्टेट में आ गया।
अब यहां पर मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है जो कि T1 मैंने अस्यूम कर रखा है। ये जो टेम्परेचर है ये T1 है इस पूरे कर्व में। तो इस सिस्टम ने जितना भी काम किया है वो सारे का सारा काम एरिया अंडर दिस कर्व यानी कि A टू B के नीचे जो भी कर्व है इसके जो भी टोटल एरिया होगा वो इसका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और ये हम डायरेक्शन ये एरो से मैंने जाहिर कर दी। तो वो होगा प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम, और हम इस चीज को बहुत मर्तबा देख चुके हैं अब तक। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है A टू B, ये वर्क डन को जाहिर करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये होगा वर्क डन A टू B। यानी हमने A से B तक जाने में जो सिस्टम ने वर्क किया वो इतना होगा। और आपको अगर याद होगा कि हमने ये जो हीट जो है जो भी इसको जो हीट मिली वो सारी की सारी वर्क डन में चली गई, ये काम करने में चली गई, इसीलिए इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा इसका। और क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो हो गया। यानी और इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस WAB, यानी यहां पर सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। तो हम एक बहुत सिंपल आइडियल गैस यानी कि मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है। ये हमने पिछली वीडियो में भी अस्यूम किया था और एक बार फिर हम इसको अस्यूम कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हुई क्योंकि टेम्परेचर तब्दील नहीं हुआ, और टेम्परेचर जो है वो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की। तो हम ये आइसोलेशन पे मूव कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, Q माइनस WAB। और अगर मैं WAB को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये Q इज इक्वल टू वर्क डन A टू B इज इक्वल टू वर्क डन वर्क WAB, यानी A से B तक जाने में। और ये बात जाहिर बात है, हम ये पिछली वीडियो में भी तकरीबन यही काम करते हैं, वहां हमने 1 और 2 लिया था और यहां हम A और B ले रहे हैं। तो अब ये जो एनर्जी थी जो भी हमने इसको हीट दी वो सारी की सारी इसको खिसकाने में पिस्टन को चली गई, और इसी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी में यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आई। और जो टेम्परेचर है वो ये हीट इस रिजर्वायर ने सप्लाई की, ये जो जितनी Q जो है वो सारी की सारी इस रिजर्वायर के जरिए आई है, यानी कि हीट इस सिस्टम के अंदर दाखिल होती रही है इस पूरे आइसोथर्मिक प्रोसेस के दौरान। सही। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने ये रिजर्वायर हटा दी, और रिजर्वायर हटाने के बाद मैंने इस सिस्टम में मजीद तब्दीली की, यानी मैंने इसमें से कुछ पेबल्स और रिमूव किए। तो अब क्या होगा, अगर मैं रिजर्वायर भी हटा दी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, चलिए मैंने यहां पर ये आया कंटेनर आ गया, और अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ और पेबल्स हटा दी। चलिए मैंने सपोज मैंने एक ही पेबल छोड़ा, तो उस सूरत में जाहिर बात है क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है वो B के मुकाबले में भी और बढ़ जाएगा, यानी पिस्टन जो है वो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, अच्छा खासा समझ लीजिए ऊपर चला जाएगा, समझ लीजिए इतना ऊपर चला गया। और ये मैं बाकी की चीजें भर दूं ये ताकि ये खाली जगह ना रहे। तो ये जनाब ये पूरा का पूरा पिस्टन जो है ये ऊपर चला गया, और ये इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, चलिए ये कंटेनर को बंद भी कर देते हैं। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सेम हैं, वॉल्यूम बढ़ गया है अब, और अब ये जो है ये लेस फ्रीक्वेंटली टकरा रहे हैं इसकी दीवारों के साथ, यानी कि प्रेशर जो है वो कम हुआ है। और क्योंकि मैंने रिजर्वायर निकाल दिए यहां से, तो नतीजा क्या होगा, अब टेम्परेचर भी गिरेगा, क्योंकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि आइसोलेशन में हो रहा है, आइसोलेशन में अलहदगी में हो रहा है। कोई इधर उधर से ये हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना ये बाहर हीट फेंक रहा है और ना ये बाहर से कहीं से इस वक्त हीट ले रहा है। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अब क्या हुआ, अब मैंने इसको एडियाबैटिक साइकिल से गुजारा, और अब जो टेम्परेचर था इसका ये T2 हो गया। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नया कर्व हमारे पास बनेगा। ये तो T1 था, T1 में मैंने जो है वो टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रखा, A से B तक गया, और अब मैं एक नई स्टेट C में जाने वाला हूं। लेकिन उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि अब मेरे पास आइसोथर्म नहीं बनेगा। अगर आइसोथर्म होता और मैं T2 पे होता तो शायद वो कुछ इस तरह का एक
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता, इस तरह का कर्व मेरे पास बनता जो टेम्परेचर T2 पे होता, लेकिन जाहिर बात है कि वो ऐसा नहीं है। अब मेरे पास एक आइसोथर्मिक प्रोसेस नहीं है बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। उस एडियाबैटिक प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा कि कर्व का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये मैं इसको स्टेट सी का नाम दे रहा हूं। तो अब मैं स्टेट बी से स्टेट सी में जाऊंगा तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरह का कर्व डिफाइन हो, और ये होगा ये कर्व ही। और अभी मैं सब कुछ स्लोली कर रहा हूं, लेकिन ये अब एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये पार्ट जो है ये एडियाबैटिक पार्ट है इस प्रोसेस का। तो अब इस सिस्टम में कितनी हीट ट्रांसफर हुई है या सिस्टम ने कितना काम किया, क्योंकि हीट तो ट्रांसफर हुई नहीं सिरे से, तो ये चीज़ हम बाकी की वीडियोस में भी, आने वाली वीडियोस में भी इस पे तफसील से बात करेंगे वर्क एनर्जी रिलेशनशिप पे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये इसकी सिस्टम की जो ओवरऑल जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी वो कम हो गई, क्योंकि टेम्परेचर भी कम हो गया। और क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज मेजर होता है, तो T2 टेम्परेचर हो गया इसका, और इसकी जो एनर्जी थी वो भी कम हो गई। अब मैंने क्या किया, एक मरतबा फिर एक और रेजर्वायर रख दी, लेकिन अब की मरतबा ये रेजर्वायर जो है ये सिंक है, यानी कि ये, चलिए मैं इसको यहां रख देता हूं। तो मेरे पास अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि मैंने पहले मैं इसको जरा सही कंडीशन में ले आऊं ताकि ये इसके जैसी लगे। ये मैंने पेबल्स हटा दिए। अब मैं इसमें कुछ कंकर पत्थर वापस डाल रहा हूं। जी हाँ, उस वक्त मैंने कम किए थे, अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूं, और ये एक बार फिर ये आइसोथर्मिक प्रोसेस है। और यहां पर जो मेरे पास रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर मैंने रखा है T2। यहां हम A से B पे गए, B से C पे आए, तो हमने टेम्परेचर चेंज हुआ, T2 पे आ गया। और अब मैं इसको जरा एक अलग कलर में दे रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, एक तरफ तो मैं कंकर पत्थर डाल रहा हूं इसमें वापस, यानी कि गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, और अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता तो ये हीट बढ़ती, इसका जो टेम्परेचर था वो बढ़ता। लेकिन अब मैंने एक रिजर्वायर लगा दिया जिसका कि टेम्परेचर T2 है, और अब की दफा ये जो रिजर्वायर है ये सिंक है, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं है। यहां तो ये हीट दे रहा था, लेकिन ये वाली जो रिजर्वायर है ये हीट ले रही है। जो भी सिस्टम में एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रही है उसको ये सिंक जो है अपने अंदर जज्ब कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि ये टेम्परेचर को अब ये बढ़ने नहीं दे रही, बल्कि जो इसका टेम्परेचर T2 था उसी पर इसने इसको रखा हुआ है। तो इस सूरत में जो हीट रिलीज होगी सिस्टम से वो होगी Q2। ये एक और आइसोथर्मिक प्रोसेस है, सही। अब सिस्टम जो C से, इसको हमने कहा कि ये स्टेट D है, ये वाली जो स्टेट है इसे हमने स्टेट D का नाम दिया। बस अब हम वापस पहुंचने ही वाले हैं। तो अब ये जो स्टेट है ये स्टेट D है, ये स्टेट D है जहां पे कि हम पहुंच गए यहां, यानी स्टेट C से हम स्टेट D में आ गए। ये इन बिटवीन ये प्रोसेस हमने आइसोथर्म का प्रोसेस हमने किया और हम स्टेट D में आ गए। अब मेरे पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी जो है वो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो कोई इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं हुआ। तो अब मैं इसको लिखूं, ये रिजर्वायर है और इसका टेम्परेचर सेम है, तो इंटरनल एनर्जी भी सेम ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी के मेजर होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है इंट्रोडक्टरी थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के हवाले से। तो ये सेम आर्गुमेंट वही रहेगी जो कि हमने A to B में की थी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन इसकी प्रोसेस की थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं प्रोसेस को, और जो मेरा टेम्परेचर है वो T है, और ये पिस्टन जो है ये कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि मैं इस पे रॉक्स और पेबल्स ऐड कर रहा हूं। तो सिस्टम जो है अगर इसने वर्क किया था तो ये नेगेटिव था, माइनस था, लेकिन अब क्योंकि सिस्टम पर, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वाली बात हो रही है, तो ये जो हीट एडेड जो है ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि सिस्टम पर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। ये एक लॉजिक आप यकीनन समझेंगे, Q माइनस WAB और Q माइनस Q प्लस WCD। तो यहां से क्या होगा कि ये हीट
बाहर निकल रही होगी इस सिस्टम से, क्योंकि इसको सिंक जो है इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हुए है। अब हम यहां बस पहुंचने ही वाले हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं एक बार फिर मैं इसको इनिशियल कंडीशन में ले गया, क्योंकि एक बार फिर मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस को रिपीट किया और मैं स्टेट डी में इस तरह से तब्दीली की कि मैं एक बार फिर पेबल्स को ऐड करते 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 और टेम्परेचर को चेंज करते करते, मैं जरा पेबल्स का कलर चेंज कर लूं ये, तो अब मैंने क्या किया, मैं इसको चेंज करते करते वापस उसी कंडीशन में ले गया जो कि कंडीशन ए में थी, यानी कि वही सारी की सारी सूरत हाल, वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, वही सब कुछ, वही सारे के सारे पैरामीटर्स। तो अब ये मूवमेंट कुछ इस तरह से इसकी होगी, ये एक और एडियाबैटिक प्रोसेस होगा और ये सारा का सारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये इसने पूरा एक लूप डिफाइन किया है, चक्कर खाते 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 खाते। और क्योंकि हमने कहा था कि ये एक आइडियल सिस्टम है, इसमें कोई फ्रिक्शन भी नहीं है और गैस में भी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, वाहिद फॉर्म है एनर्जी की। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम ओरिजिनल जो इंटरनल एनर्जी की स्टेट जहां से हम चले थे हम उसी में वापस आ गए, और ये स्टेट वेरिएबल है क्योंकि सेम पॉइंट पर पीवी डायग्राम में इसकी वैल्यूज वही होंगी। तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी वगैरह ये सब के सब स्टेट कांस्टेंट्स हैं। और ये पर्टिकुलर साइकिल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और इसे हम कहते हैं कार्नोज साइकिल। ये एक फ्रेंच इंजीनियर जो कि 19वीं सदी का एक था, इंजीनियर था, बड़ा मशहूर फ्रेंच इंजीनियर था, कार्नो। ये कार्नोट नहीं है, याद रखिएगा, ये कार्नो है। तो इसके नाम से ये कार्नोज साइकिल कहलाता है और एक बड़ा मशहूर इंजीनियर था जिसने कि इंजन की मुख्तलिफ फॉर्म से काम की थी। और ये कार्नोज साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे हमें एंट्रोपी जैसे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मदद देगा। तो अब और ये कि एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है पहली मरतबा कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ और मॉडर्न नोशन से इसका क्या रिलेशन बनता है। तो ये जो मुकम्मल जो साइकिल है, ये पूरा लूप जो है इसको आप कार्नोज साइकिल कहते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो पिस्टन है पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एडियाबैटिक और आइसोथर्मिक प्रोसेस, ये सब का सब ये कार्नो साइकिल का हिस्सा है। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं कार्नोज इंजन। जी हाँ, यह कोई इंजन जैसी चीज आपको नजर नहीं आ रही होगी यकीनन इसमें, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इस पूरे साइकिल को कार्नो साइकिल को और इस पूरे अरेंजमेंट को कार्नोज इंजन कहा जाता है, क्योंकि ये हीट के रिलीज और एब्जॉर्प्शन से और रिलीज से डील करता है। और यहाँ पर रिजर्वायर भी है और एक सिंक भी है, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पहली मरतबा इसी ने कार्नो साहब ने ही दिए थे। तो ये कोल्ड रिजर्वायर जो है इसको हम सिंक कहते हैं और हॉट रिजर्वायर जो है वो हमारा सोर्स कहलाती है। तो अब ये जो एरिया अंडर दिस कर्व, ये जो एरिया है ये वो वर्क है जो इस कार्नो इंजन ने किया, यानी कि ये वो सारे का सारा काम है जो इस राइटवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए फिर पूरा चक्कर काटते हुए इस पूरे सिस्टम ने जो किया या इस कार्नो इंजन ने जो काम किया वो ये एरिया है जो कि इस पूरे लूप में या इस पूरे कार्नो साइकिल में कार्नो इंजन ने किया। तो ये है कार्नो इंजन, जो कि असल में इंजन तो नहीं है लेकिन इंजन ही कहलाता है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमने ये इसको हम रीडिफाइन जब करते हैं, ये मेरे पास एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, बीच में इंजन है, कार्नोज इंजन है, इसको आपने Q1 हीट दी, इसने वर्क किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आप इस प्रोसेस से गुजरे, कुछ काम हुआ, कुछ सिस्टम पर काम हुआ और कुछ सिस्टम ने काम किया और फिर कोल्ड रिजर्वायर यानी सिंक की तरफ चले गए जिसका टेम्परेचर T2 था। और इस दौरान भी कुछ हीट रिलीज हुआ, तो उसके ओवरऑल जो वर्क होगा वो Q1 और Q2 का डिफरेंस होगा, यानी जो भी वर्क डन कार्नो इंजन की तरफ से होगा वो Q1 और Q2 का डिफरेंस होगा। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ कार्नोज इंजन। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए, जहां आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं किसी भी जगह पर एग्जैक्ट वैल्यू इनकी होती है। अगर आपके पास एक सर्टेन कंडीशन हो तो उसमें और अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो स्टेट वेरिएबल नहीं है।
क्योंकि आप जो है किसी भी जगह से शुरू करते हैं और अगर वापस आते हैं तो इस दौरान कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होता। आप ये नहीं कह सकते कि ये जीरो है या ये हीट, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ हीट जो ऐड की गई है वो भी इसका स्टेट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वो भी चेंज होती रहती है। तो अब मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस पर मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें करूंगा अगली वीडियोस में, और उम्मीद है कि आप आइंदा थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और आप चाहें तो घर जाकर खुद भी इसको कागज़ पर और पेंसिल पर इसकी मदद से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कार्नो साइकिल आप खुद कर सकते हैं, ताकि जब आप अगली वीडियोस देखें तो आप जहनी तौर पर इस बात के लिए ज़्यादा तैयार हों, आपको कार्नो साइकिल और कार्नो इंजन बेहतर तौर पर समझ में आ सके और आप एंट्रोपी जैसे कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें और कंफ्यूज ना हों। शुक्रिया।